नमस्कार दोस्तों। तो नवंबर 2023 के अप्रूवल केसेस की डिस्कशन करेंगे। तो टोटल 3 केसेस को डिस्कस करेंगे आज हम अपने पास। तो पहले केस से शुरुआत करते हैं। तो पहला केस था, एक रैंडम नाम है एबीसी नीटर्स प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि जो ये केसेस डिस्कस हो रहे हैं ये रियल भी हो सकते हैं, हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं, और मैंने भी किए हो सकते हैं, किसी और बैंक के, किसी और फ्रेंड के किए हुए केसेस पास्ट प्रेजेंट के किसी भी टाइम के हो सकते हैं। तो इनको इस तरह से लिंक मत कीजिएगा कि ये मैंने ही किए हुए हैं, ठीक है। तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से लीजिएगा खाली इनको। तो देखिए, केस नंबर 1 है एबीसी नीटर्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो काम क्या था क्लाइंट का? उसका काम था फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का एंड ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसकी बैलेंस शीट में लकीली प्रोडक्ट वाइज सेल्स दी हुई थी अलग अलग से। तो हमने देखा कि जो फैब्रिक की सेल है वो अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ टोटल सेल्स, एंड जो ब्लैंकेट्स की सेल थी वो अप्रॉक्सीमेटली 21% थी ऑफ टोटल सेल्स, एंड बैलेंस जो सेल थी अराउंड 4 से 5% उसकी जो सेल्स थी वो थी यार्न ट्रेडिंग की, धागे की ट्रेडिंग की, एंड बाकी 1-8% कुछ अलग अदर सेल्स आप लगा लो। तो 4 से 5% मतलब रफली एक एवरेज बता रहा हूँ, इनका टोटल पूरा वो नहीं बनता, बट एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, राइट। तो उसकी 6 करोड़ की लिमिट चल रही थी अपने एक एग्जिस्टिंग बैंक के साथ, और हमारे पास प्रपोज था कि आप हमें बस 6 करोड़ की ही सीसी लिमिट दे दीजिए एज इट इज ही, हमें कोई एनहेंसमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और, ठीक है। तो वो अपने एग्जिस्टिंग बैंक की सर्विसेज के कारण ज़्यादा परेशान था, तो इस वजह से मूव करना चाहता था हमारे पास, और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बेनिफिट मिल रहा था हमारे पास। तो उसकी एग्जिस्टिंग बैंक के पास सेल्फ ऑक्युपाइड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी SOIP मॉर्गेज थी, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। तो 5.5 करोड़ की वैल्यू के अगेंस्ट 6 करोड़ रुपए का लोन देना था। तो मतलब 5 करोड़ से ऊपर वाले केस में थोड़ा बहुत कोलेटरल कवर अगर 100% से नीचे भी डाइल्यूट करना पड़ जाए तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो उसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 2022 में और 2023 की क्या पोजीशन थी। 2022 में 33 करोड़ की 33 करोड़ की सेल अचीव की, 2023 में 40 करोड़ की सेल्स अचीव की। एबिडा मार्जिन खाली 4% का ही था, और यहाँ पे 3.5% का थोड़ा डिप आया था एबिडा मार्जिन में। तो वो डिप का रीजन बताया गया था कि उसकी प्राइजेस की फ्लक्चुएशंस की वजह से उसने अपने मार्जिन्स को थोड़ा श्रिंक किया था, तो इस वजह से उसने एबिडा मार्जिन उसका डिप हुआ। प्रॉफिट अगेंस्ट टैक्स आफ्टर टैक्स, तो वो 0.53%, 0.52% वो स्टेबल रखे थे। नॉर्मली MSMEs में आपने देखा होगा यही होता है कि जो बॉटम लाइन होती है वो स्टेबल ऑलमोस्ट रहती है, जो टॉप लाइन होती है उसको बेसिकली थोड़ा सा मूव हो जाती है, वो मूव कर लेते हैं। तो उसकी जो एडजस्टेड कैपिटल इन्वेस्टेड थी बिजनेस में, बहुत हेल्दी इन्वेस्टमेंट्स थी। 9.9 CR की 2022 में और 10.3 करोड़ रुपए की 2023 में। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की हुई है उसने खुद की। गियरिंग रेशियो उसकी 0.6x बहुत ही कंफर्टेबल। लीवरेज रेशियो 0.8x 0.7x बहुत ही कंफर्टेबल। करंट रेशियो 2.3x बहुत ही अच्छी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR 1.9x 1.8x अगेन सेटिस्फैक्टरी। स्टॉक डेज 83 डेज का स्टॉक, 73 डेज का स्टॉक अगेन एज पर मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से काफी कंफर्टेबल। नॉर्मली इस इंडस्ट्री में ये 4 से 5 महीने का स्टॉक रहता है। जो डेटर्स के डेज थे वो 68 डेज एंड 66 डेज, अगेन वेरी कंफर्टेबल कि मैनेजेबल डेटर्स हैं उसके। और जो क्रेडिटर्स थे वो तो बहुत ही कम थे, तो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करने का फायदा था, क्रेडिटर्स को रीपेमेंट टाइम पे कर रहा था। तो फाइनेंशियल पोजीशन को अगर ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल पोजीशन जो क्लाइंट की है वो सेटिस्फैक्टरी है, हाईली सेटिस्फैक्टरी है, इसमें कोई भी गैप नहीं है। अब बात करते हैं कि प्रपोजल में क्या गैप था कि जिसके ऊपर हमें कॉल लेना पड़ा। तो देखिए, उसकी जो करंट ईयर की सेल थी, YTD जो सेल्स थी वो सेम लेवल पे ही थी। तो लास्ट ईयर 40 करोड़ का टर्नओवर किया था, तो करंट ईयर का भी टर्नओवर का ट्रेंड पिछले साल के लगभग बराबरी था। अगेन एक पॉइंट था इसमें कि जो चर्निंग आ रही थी, जो क्रेडिट सबमिशंस आ रहे थे, जो 40 करोड़ रुपए की सेल्स थी, तो 40 करोड़ के अगेंस्ट बैंक में अराउंड 24 से 25 करोड़ रुपए के की क्रेडिट एंट्रीज आ रही थी, क्रेडिट सबमिशंस आ रही थी, जो कि लोअर साइड पे है। हमें मिनिमम देखते हैं कि हमें 80 या 85% चर्निंग अगर वेट हो जाए तो उतना हम कंफर्टेबल मानते हैं। 63% इज टू लो। सबसे बड़ा पॉइंट केस में कि 76% जो उसकी सेल्स है ना, वो ग्रुप फर्म को ही सेल्स थी। एक ग्रुप फर्म थी ABC प्रोसेसिंग, लगा लीजिए आप एग्जांपल के लिए। ABC प्रोसेसिंग एक ग्रुप फर्म थी, उसको ही 76% सेल्स थी। और मजे की बात, 42% ऑफ द टोटल परचेजेस आर फ्रॉम ABC प्रोसेसिंग इटसेल्फ।
इसी फर्म को 76% माल बेचा अपने टोटल सेल का, यानी 40 करोड़ रुपए की सेल है, तो इसको लगभग 30 करोड़ रुपए की सेल्स इस फर्म को की हुई, और 42% परचेजेस भी इसी से, जितनी टोटल परचेजेस इस बोरोवर की थी तो उसमें से 42% परचेजेस इसी फर्म से की हुई थी। लिमिट नेक टू नेक यूटिलाइज थी 6 करोड़ रुपए की, 97% यूटिलाइजेशन थी, और उसकी जो ड्राइंग पावर आ रही थी कंप्यूट करके लास्ट 6 महीने की स्टॉक स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो 7 करोड़ रुपीज की ड्राइंग पावर थी। और आपको ये चीज ध्यान में ही है कि जब हम ड्राइंग पावर की कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें आइडियली ग्रुप फर्म के डेटर्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बट इस पर्सन ने जो स्टॉक स्टेटमेंट अपनी सबमिट की हुई थी, क्योंकि 76% सेल ग्रुप फर्म की है, तो जो 66 डेज के यहाँ पे डेटर्स दिख रहे हैं, इसमें मेजर जो डेटर्स थे वो ग्रुप फर्म के ही डेटर्स थे, तो ग्रुप फर्म के डेटर्स के ऊपर इसने ड्राइंग पावर को अवेल किया हुआ था। सिबिल्स उसके हाईली सेटिस्फैक्टरी थे, बहुत ही अच्छा स्कोर था सिबिल का, कोई डेलिक्वेंसी नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा डेट नहीं, और उसकी जो फैक्ट्री यूनिट विजिट थी वो भी सेटिस्फैक्टरी थी। अब इसमें कॉल वाला पॉइंट था, एक तो ये चर्निंग का इशू हमारे पास मेजर निकल के आ रहा था, ड्राइंग पावर का इशू मेजर निकल के आ रहा था, और ये जो 76% ग्रुप फर्म का सेल्स का इशू हमारे पास मेजर निकल के आ रहा था। अब कॉमन पार्लेंस में क्या होता है, पहले हम कॉमन नॉर्म समझते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो क्या होती है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि ग्रुप फर्म की जो सेल्स होती है उसको टोटल सेल्स का पार्ट नहीं माना जाता, उसको टोटल सेल्स का पार्ट नहीं माना जाता। ग्रुप फर्म की सेल्स हटाने के बाद टोटल सेल्स को देखा जाता है कि नेट सेल कितनी है आफ्टर एक्सक्लूडिंग ग्रुप फर्म सेल, और उस सेल्स के ऊपर हमारी लिमिट कितनी है और उसके ऊपर क्या एलिजिबिलिटी आ रही है क्या नहीं। ठीक है, तो अगर इस कायदे के हिसाब से देखा जाए, क्लाइंट की 40 करोड़ रुपए की सेल्स थी टोटल, जिसमें से अराउंड 30 करोड़ की सेल्स ग्रुप फर्म को थी, तो 30 करोड़ में से 30 करोड़ की सेल अगर माइनस कर दे तो 10 करोड़ रुपए की सेल्स बैलेंस बचती है, तो 10 करोड़ की सेल्स के पीछे 6 करोड़ रुपए की लिमिट क्लाइंट की रनिंग है। ठीक है, तो अगेन यहां पे हम किसी भी एंगल से 10 करोड़ के ऊपर 6 करोड़ की लिमिट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरा कॉमन नॉर्म क्या होता है, दूसरा कॉमन नॉर्म होता है कि ड्राइंग पावर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ड्राइंग पावर में ग्रुप फर्म के डेटर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर इसके यहां पे ग्रुप फर्म के डेटर्स को हटा दिया जाए तो इसकी ड्राइंग पावर खाली 1 से 2 करोड़ रुपए के अराउंड ही बनती थी, बहुत ही कम ड्राइंग पावर बनती थी। तो ड्राइंग पावर अगर इतनी कम बन रही है तो उसके ऊपर हम 6 करोड़ की लिमिट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा कॉमन नॉर्म और हिटिंग पॉइंट ये था। तीसरा भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें 80 से 85% की चर्निंग चाहिए होती है, तो इसकी 63% चर्निंग आ रही थी। तो अब हम समझते हैं कि जब हमने क्लाइंट से डिस्कशन की तो क्या बात निकल के आई। कुछ लोग जो आप में से एक्सपीरियंसड है उन्होंने शायद पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा। देखिए, अब जो ये ग्रुप फर्म है ना, ये ग्रुप फर्म एक अच्छी बिग एंटिटी है। मैंने आपको 3 कॉमन नॉर्म बताए, 1, 2 एंड 3। एक चौथा कॉमन नॉर्म भी मैं बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो ग्रुप फर्म थी ना वो एक बिग एंटिटी है, क्लाइंट उसके लिए काइंड ऑफ जॉब वर्क का काम करता है। क्लाइंट उससे धागा लेता है, यार्न परचेज करता है, कुछ यार्न उससे परचेज करता है, कुछ यार्न इंडिपेंडेंट मार्केट से भी परचेज करता है, इंडिपेंडेंट मार्केट से भी परचेज करता है, और इसको परचेज करके क्लाइंट इसको फैब्रिक बना के देता है, कपड़ा बना के देता है, जो कि उसकी सेल्स में आ रहा है। और जो ये ग्रुप फर्म है वो उस फैब्रिक को यूज करके एज अ रॉ मटेरियल उससे गारमेंट्स बना रही है। उन गारमेंट्स को बना के वो ग्रुप फर्म आगे बिग ब्रांड्स को सप्लाई कर रही है, बिग कॉर्पोरेट्स को सप्लाई कर रही है, नाम नहीं लूंगा बट बिग कॉर्पोरेट्स को सप्लाई कर रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो डीलिंग उसकी क्लाइंट की हो रही थी, ये जो उसने एक प्रोसेस एक दूसरी फर्म में अपनी आउटसोर्स किया हुआ है, वो प्रॉपरली अपनी ग्रुप फर्म के ऊपर मार्जिन भी चार्ज कर रहा है, प्रॉफिट भी चार्ज कर रहा है, अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्टेड है, खुद की मशीनरीज भी इन्वेस्टेड है, यूनिट विजिट भी सेटिस्फैक्टरी है। तो ग्रुप फर्म उस मटेरियल को लेके एज इट इज ट्रेड नहीं कर रही, उसको आगे फर्दर प्रोसेस करके उसको एक नए प्रोडक्ट में तब्दील करके बदल के उसको एक बड़े कॉर्पोरेट्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये सेल परचेज क्यों है ग्रुप फर्म के साथ, ये भी हमें समझ आ गया। ग्रुप फर्म को सेल्स क्यों है और उस सेल्स का आगे ग्रुप फर्म क्या करती है, ये भी हमें समझ आ गया। अब बात क्या थी कि 42% परचेज थी, तो लगभग 13 करोड़ के करीब की इसकी परचेजिंग थी ग्रुप फर्म के साथ, और 30 करोड़ के लगभग सेल थी ग्रुप फर्म को, जो मैंने आपको यहां पे बताया 30 करोड़ के लगभग सेल थी। तो ये जो सेल एंड परचेज है ना, ये बार्टर सिस्टम में नॉक ऑफ हो रही है।
बार्टर सिस्टम में नॉक ऑफ हो रही है, मतलब गुड्स के बदले गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स अगर 30 करोड़ का माल बेचा तो इसने 30 करोड़ रुपए अपनी ग्रुप फर्म से लेने हैं और उसको 13 करोड़ रुपए देने हैं, तो ये बैंक स्टेटमेंट में उससे 17 करोड़ रुपए नेट रिसीव कर लेता था, नेट रिसीव कर लेता था। ठीक है, तो अब अगर हम चर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 30 करोड़ की सेल्स के पीछे तो 17 करोड़ की चर्निंग आई ना बैंक स्टेटमेंट में, तो ऑब्वियसली आपकी चर्निंग लोअर साइड पे आएगी। अब इस चीज को बेटर करने के लिए हमने ग्रुप फर्म का लेजर अकाउंट डिमांड किया, लेजर अकाउंट डिमांड करके हमने इस चीज को वेट किया। अब कायदे के हिसाब से अब हमारा ये वाला पॉइंट रहता है, ठीक है, अब कायदे के हिसाब से ग्रुप फर्म को जो सेल होती है उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे बोरोर का इंडिपेंडेंट बिजनेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल ग्रुप फर्म को ही सेल हो रहा है। तो इस सिनेरियो में बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम ग्रुप फर्म को भी एक बार एसेस करके देखें, पूरा एसेसमेंट नहीं, डिटेल्ड एसेसमेंट नहीं, एटलीस्ट हम ग्रुप फर्म के फाइनेंशियल्स मंगवाएं, ग्रुप फर्म के फाइनेंशियल्स मंगवाएं, ग्रुप फर्म के बायर्स एंड सप्लायर्स को क्रॉस वेरीफाई करें, बायर्स एंड सप्लायर्स को क्रॉस वेरीफाई करें। वो हम जीएसटी परफ्यूज या जीएसटी कर्जा मंगवा के कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमें बोला था कि बिग ब्रांड्स को सप्लाई है ग्रुप की, तो ग्रुप फर्म की, तो हमें ये वेट करना तो जरूरी है ना कि वाकई वो बिग ब्रांड्स को सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। और तीसरा, हमें ग्रुप फर्म का यूनिट विजिट भी करके देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो ग्रुप फर्म एक नाम की ही दिखाया हुआ बोर्ड हो और वहां पे कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी ना चल रही हो। तो कायदे से हमने इन तीनों चीजों को प्रोसेस किया, हमने यूनिट विजिट किया ग्रुप का भी, और ग्रुप का यूनिट विजिट बहुत ही सेटिस्फैक्टरी था। हमने ग्रुप फर्म का जीएसटी कर्जा या जीएसटी परफ्यूज कुछ भी बोल लिए वो करवाया, उसके अंदर हमने पाया कि वाकई में उसकी जो 90% सेल्स थी वो बिग कॉर्पोरेट्स बिग ब्रांड्स को ही सेल थी, और एचएसएन वाइज सेल्स भी उसमें डिटेल आती है, और एचएसएन वाइज में भी हमने चेक कर लिया कि गारमेंट्स की ही सेल थी। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल समरी भी मंगवाई हमने, तो फाइनेंशियल समरी कुछ इस प्रकार से थी। तो फाइनेंशियल्स उसके थे, सेल्स उसकी थी 225 करोड़ रुपए की 2023 में, एबिडा मार्जिन 6% का इंडस्ट्री के मुताबिक, पैट मार्जिन 1.4% का इंडस्ट्री के मुताबिक, गेयरिंग रेशो डिसेंट 2.4x, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 2.2x दैट इज अगेन डिसेंट, करंट रेशो 1.6x, स्टॉक डेज 67, डेटर्स 26 एंड क्रेडिटर्स 29 डेज। अब इतनी सारी सेल्स के पीछे, जो कि सारी मैन्युफैक्चरिंग सेल्स है, इसकी एक बैंक के साथ खाली 26 करोड़ रुपए की लिमिट रनिंग थी, 26 करोड़ की लिमिट रनिंग थी। तो ऐसे भी नहीं था कि कोई इसके हिसाब से ये कोई डेट वाइज ओवरबर्डन थी यूनिट। ठीक है, इसका डिड्यूब भी हमने किया, सिबिल भी रन किया ग्रुप फर्म का, तो बिल्कुल ओके सिबिल था और ब्रांड्स की सप्लाई भी थी। ठीक है, तो अब इसमें मैंने आपको एक फोर्थ रूल बताना था, फोर्थ कॉमन नॉर्म क्या होता है। फोर्थ कॉमन नॉर्म ये होता है कि अगर इस तरह का केस आए जिसमें ग्रुप फर्म के ऊपर क्लाइंट सेल कर रहा हो, तो उसमें ग्रुप फर्म डेट फ्री होनी चाहिए आइडियली, कि चलो क्लाइंट इस फर्म में डेट को यूज कर रहा है और डेट को यूज करके दूसरी फर्म को बेच रहा है। ठीक है, और ग्रुप फर्म डेट फ्री होनी चाहिए, तो इस वजह से हम कंसीडर करते हैं कि चलो डेट पैसा यहां पे ले लिया पर ग्रुप फर्म में कोई डेट नहीं लिया हुआ, तो चलो वहां हम यहां पे फंडिंग के लिए कंसीडर कर लेते हैं। पर इस केस में क्या था, ग्रुप फर्म भी फंडेड थी, बट आप एक चीज चेक कीजिए, हमारे बोरोवर ने ग्रुप फर्म को कितने रुपए का माल बेचा है, 30 करोड़ रुपए का। तो भाई ग्रुप फर्म की सेल तो 225 करोड़ है, तो 225 करोड़ में से खाली आप अगर चलो मैं पूरी वैल्यू लगाऊं तो 30 करोड़ का ही माल तो आया है हमारी फर्म से, बाकी तो वो इंडिपेंडेंट ही कर रही है ना सारा कुछ। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो फर्म है ये हमारी फंडिंग के साथ ही चल रही है। अगर आप इस तरह से देखें कि 225 करोड़ की सेल है और अगर 26 करोड़ की यहां पे लिमिट है, तो आप उस दूसरी फर्म जिसमें ये लिमिट ले रहा है उसकी भी लिमिट साथ में जोड़ दीजिए 6 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो आप लगा लीजिए कि 32 करोड़ रुपए की फंडिंग है अगेंस्ट सेल ऑफ 225 करोड़ ग्रुप लेवल पे, तब भी ठीक है। चाहे उसकी 10 करोड़ रुपए की इंडिपेंडेंट सेल भी है, चलो मैं 2 मिनट के लिए उसको छोड़ देता हूं, मैं कहता हूं आप मान लीजिए कि 225 करोड़ की सेल है, उसके अगेंस्ट तो 26 प्लस 6 दूसरी ग्रुप फर्म में, तो टोटल 32 करोड़ की ही लिमिट रनिंग हुई ना, तो ये भी 225 करोड़ की सेल के अगेंस्ट ठीक ठाक है, डिसेंट है, सेटिस्फैक्टरी है। तो इन सब पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए हमने कॉल लिया, हमने सैंक्शन अथॉरिटी से डेविएशन लिया कि भाई एक तो जो ड्राइंग पावर है उसमें ग्रुप फर्म के डेटर्स को इंक्लूड करने का परमिशन दिया जाए, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आर्म लेंथ प्राइस पे हो रही हैं
और ट्रांजैक्शन एक दूसरी फर्म के लिए रॉ मटेरियल है और दूसरी फर्म उसको प्रोसेस करके आगे मटेरियल सप्लाई कर रही है। दूसरी फर्म जो है वो ओवर फंडेड नहीं है, उसके फाइनेंशियल डिसेंट है और वो सोली हमारे मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो दूसरी फर्म इंडिपेंडेंट भी अपनी वर्किंग कर रही है। तो अगर हमारी फर्म 30 करोड़ का माल ना भी दे तो वो बाहर से भी लेके कर सकती है काम, क्योंकि इतनी बड़ी सेल का यूनिट है वो। तो ठीक है वो चीज। और चर्निंग का हमने डेविएशन लिया कि भाई चर्निंग लोअर साइड पे है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो बाटर सिस्टम में नॉक ऑफ हो रही है, इस वजह से। 97% यूटिलाइजेशन है, तो उसके अगेंस्ट करंट एसेट का साइज भी अवेलेबल है, बाकी सारा कुछ ओके है। तो ये पॉइंटों का हमने ये जस्टिफिकेशन बनाया और उनको जस्टिफाई करते हुए हमने इस केस को प्रोसेस किया। सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। एबीसी गारमेंट्स नाम की एक फर्म थी, वो काम करती थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ गारमेंट्स। नाम ले लीजिए बस, गारमेंट्स किड्स के, लेडीज के, जेंट्स के, चाहे विंटर के हों चाहे समर के हों, जिस मर्जी साइज के हों, हर तरह के गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम था। और अंडर ऑन ब्रांड नेम, खुद के ब्रांड के ऊपर माल बेचना। ठीक है, उसकी 2.5 करोड़ रुपए की एग्जिस्टिंग लिमिट चल रही थी, जो कि फुल यूज रहती थी लिमिट। उसकी एग्जिस्टिंग बैंक के पास घर की प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी हुई थी, जिसकी अराउंड 4.5 करोड़ रुपए की वैल्यू आई थी। तो क्लाइंट ने हमें प्रपोज किया कि भाई मेरे को 5 करोड़ रुपए की लिमिट चाहिए, 2.5 करोड़ की एग्जिस्टिंग, 5 करोड़ की टोटल, यानी 2x करने को, 2 गुना करने को कर रहा था लिमिट। तो इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर मारते हैं। उसकी सेल्स 2022 में 12.4 करोड़ की और 2023 में 12.1 करोड़ की। थोड़ा सा ही डिप है, कोई मेजर डिप नहीं है। तो सेल्स 12 करोड़ रुपए की थी। तो 12 करोड़ के ऊपर देखिए, इतने छोटे केस में तो टर्नओवर मेथड ही लगता है। तो अगर 20% लगाएं तो अराउंड 2 करोड़ 40 लाख रुपए बनता है लिमिट का। तो 2.5 करोड़ रुपए की उसकी लिमिट है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए का ही गैप है। तो यूटिलाइजेशन भी 2.4 CR 2.45 CR इतने के अराउंड ही रहती है। ठीक है, मतलब फुल यूटिलाइजेशन का मतलब 95% प्लस यूटिलाइजेशन होना। एबिडा मार्जिन 5%, 5.6% ओके है। पैट मार्जिन बहुत हेल्दी है, 2.8%, 3%। एटीएन उसकी जो कैपिटल है 2.5 CR, 2.7 CR अगेन ठीक है। गियरिंग रेशो 1x, 0.9x सेटिस्फैक्टरी है। लीवरेज 2.7x, 3x मैन्युफैक्चरर के केस में सेटिस्फैक्टरी है। करंट रेशो 1.2x, 1.2x सेटिस्फैक्टरी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 3.5x, 3.3x सेटिस्फैक्टरी है। देन स्टॉक डेज 106 डेज, 146 डेज, थोड़ा हायर साइड पे है, बट अगेन जिस धंधे में क्लाइंट है, इतनी वैरायटी है, इतने तरह के लोगों का काम करता है समर विंटर का, तो स्टॉकिंग इसको रखनी पड़ती है। डेटर डेज 136 डेज, 146 44 डेज, ये इसके इंडस्ट्री के हिसाब से ही है, क्योंकि इनका सीजनल बिजनेस है। विंटर का सीजन अलग चलता है, अप्रैल से मार्च अप्रैल से चलना शुरू हो जाता है और जून जुलाई तक चलता है। उसके बाद सर्दियों की मैन्युफैक्चरिंग चलती है और फिर सर्दियों का सीजन चलता है। तो जब तक मार्च का महीना आता है तब तक गर्मियों की सप्लाई इनकी निकल चुकी होती है और अप्रैल में जाके रिटेल काउंटर्स पे माल लगना शुरू हो जाता है गर्मियों का। तो मैन्युफैक्चरर्स की सप्लाई मार्च तक कंप्लीट हो जाती है। तो अप्रैल में जब रिटेल काउंटर्स पे माल लगता है तो आप और हम जैसे लोग जाके माल खरीदते हैं और माल खरीद के उनको पेमेंट्स करना रिटेल काउंटर पे शुरू करते हैं। और रिटेल काउंटर वाले होलसेल ट्रेडर्स को, डीलर्स को पेमेंट करते हैं और डीलर्स इनको पेमेंट करते हैं। तो इनकी जो पेमेंट है वो जाके मतलब जून जुलाई तक क्लियर होनी शुरू होती है गर्मियों के सीजन की। तो मार्च तक इनकी बिक्री हो चुकी होती है। तो इस हेंस उनके जो डेटर डेज होते हैं वो हायर साइड पे दिखते हैं। जनवरी फरवरी मार्च में इनकी धूम धड़ाके से गर्मियों का माल बिकता है। ठीक है, तो क्रेडिटर डेज भी अगेन स्टॉक के हिसाब से इनके जेन्युइन ही थे, तो जो उनके चल रहे थे। तो फाइनेंशियल्स सेटिस्फैक्टरी मैं बोलूंगा कि सेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल्स थे, एक्सेप्ट फॉर एक ही पंगा था कि 12 करोड़ की टर्नओवर है और उसके बाद उसके अगेंस्ट वो 5 करोड़ रुपए की हमसे लिमिट डिमांड कर रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि करंट ईयर का ट्रेंड चेक करें कि क्या पता करंट ईयर में उसकी सेल्स 25 करोड़ पे जानी हो, इतनी अप कर दी हो, तो 25 करोड़ का 20% 5 करोड़ जस्टिफाई हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या। हुआ उल्टा, जो करंट ईयर की सेल थी वो 20% डिप मार दिया सेल्स में, 20% डिप। अब और क्या चैलेंज था कि इन्होंने एक पार्टनर को जिसकी मेजर कैपिटल इन्वेस्टेड थी, बिजनेस में, उसको रिमूव कर दिया। कब रिमूव किया? 31 मार्च 2023 को। और 31 मार्च 23 को रिमूव नहीं किया था इन्होंने, रिमूव किया था 1 सितंबर 2023 को। तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी, टोटल 3 पार्टनर थे। अब पहले इन पॉइंटों को समझते हैं। तो जब
क्लाइंट के पास हम विजिट करने गए तो पार्टनर रिमूवल का उसने बताया कि भाई जो पार्टनर मेजर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ था वही हमारे बिजनेस को खराब कर रहा था, माल हमारा जो है वो बाहर के बाहर बेची जा रहा था, हमें धोखा दे रहा था। तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस काफी अपसेट हो रहा था और सेल्स निकल नहीं रही थी, जिसकी वजह से आपको 20% सेल्स में डिप नजर आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम 15 करोड़ की सेल्स 2024 में बड़े आराम से क्लोज कर सकते हैं। और हमने पूछा कि भाई अगर मेजर कैपिटल इन्वेस्टेड वाला पार्टनर अगर चला गया तो अब पीछे से कैसे मैनेज हो रहा है। तो देखिए, जब जो केस था उसमें 3 पार्टनर्स थे, टोटल 3 पार्टनर्स थे। एक तो ये वाला जो रिमूव किया, एक दूसरा जैन था एक बंदा, ठीक है, एक तीसरा अनदर पर्सन था जो कि बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट पर्सन था। उसका स्टेक कम था बट उसकी एक फर्म हमारे पास ऑलरेडी फंडेड थी, वो उस फर्म में प्रोपराइटर था। ये जो थर्ड पार्टनर है जिसका कम स्टेक है, मेरी मीटिंग भी इसी के साथ ही हुई थी, इसकी फर्म हमारे पास ऑलरेडी फंडेड थी और मैंने ही फंड की थी और अराउंड उसको 20 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी उस फर्म को जस्ट 6 मंथ्स बैक। 6 मंथ्स बैक 20 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी और ये बहुत ही इंटेलिजेंट और सुलझा हुआ पर्सन था और ग्रुप फर्म के अंदर भी इस तरह का ही काम था, मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का। तो एक्सपीरियंस वाइज इनको कोई हिच नहीं था, ऐसे नहीं था कि ये बंदा डिलीट हो गया तो ये बंदे पागल हो जाएंगे, इनको संभाला नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन था कि इसकी कैपिटल का क्या हुआ, ये तो निकल गया, इसको तो निकाला गया है, तो इसकी कैपिटल भी तो वापस की होगी। जो किताबों में उसकी कैपिटल थी वो मैंने बैंक स्टेटमेंट से एंट्री चेक कर ली, इन्होंने अराउंड 15 सितंबर के करीब इसकी कैपिटल की एंट्री को रीपे कर दिया था। तो बैंक स्टेटमेंट से मैंने वेट कर दिया कि सारी की सारी कैपिटल इसकी पे बैक कर दी है। और सेम डेट को ही इस बंदे ने, ये जो जैन था बंदा, इसने अपने बेटे को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया, बेटे को एडमिट किया और उस बेटे ने उतनी ही अमाउंट की कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। तो ओवरऑल कैपिटल में कुछ भी विड्रॉल नहीं हुआ, कैपिटल इंटैक्ट रही। जितनी पेबैक की इसको उतनी ही नया पार्टनर जो आया इसका बेटा उसने इन्फ्यूज बैक कर दी। ठीक है, तो ये पॉइंट रिजॉल्व हो गया। तो डिपर के साथ जो रिलेटेड पॉइंट था, इतनी सारी वैरायटी है, इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी अच्छी मार्केट रेपुटेशन है क्लाइंट की, तो जब वो विजिट करने गए तो मतलब आप क्या कहो कि ऐसी बात है कि आंखें खुली की खुली रहने वाली। तो आंखें खुली की खुली रह गई वहां पे यूनिट देख के। उसका 3-4 फ्लोर्स बने हुए थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग के 3 फ्लोर बने हुए थे, भर भर के उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा था, भर भर के अंदर स्टॉक था। ठीक है, तो जितनी वो फैक्ट्री थी उसके साथ एक और फैक्ट्री उससे भी बड़ी इन्होंने न्यूली कंस्ट्रक्ट कर ली थी, जिसके अंदर लगभग 4 फ्लोर्स होंगे। तो उसके अंदर वो एडिशनल पूरी बिल्डिंग तैयार कर चुके थे, पूरी बिल्डिंग रेडी थी और क्या शानदार बिल्डिंग बनाई थी इन्होंने। ये भी बिल्डिंग डेट फ्री, ये भी बिल्डिंग डेट फ्री, कोई मॉर्गेज नहीं इस बिल्डिंग के ऊपर, इन दोनों के ऊपर अच्छी खासी, इन दोनों बिल्डिंगों की मिला के भी नाना करते भी 15-20 करोड़ की वैल्यू होगी और इनके ऊपर कोई डेट नहीं चल रहा, कहीं पे भी मॉर्गेज नहीं है, फ्री की संपत्ति है, मतलब फ्री की संपत्ति इन द सेंस कि इनकी संपत्ति है, फ्री फ्रॉम एनी डेट। ठीक है, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि सर देखिए, और ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी रिसेंट थी। तो हमारे दिमाग में आया कि सर देखिए कि आपको टर्नओवर के हिसाब से हम 5 करोड़ रुपए की लिमिट तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उसमें चैलेंजेस हैं हमारे लिए काफ़ी, क्योंकि आपकी टर्नओवर भी डिप जा रही है करंट ईयर में, तो उसको जस्टिफाई करना हमारे लिए मुश्किल है। चाहे आपका एग्जिस्टिंग फर्म का हमारे पास कंफर्ट है, बट हम आपके कंफर्ट के बेस पे हम 15 करोड़ रुपए की टर्नओवर को प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि आप 15 करोड़ की अचीवमेंट कर पाएंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपका यूनिट देख के, आपका ग्रुप फर्म का कंफर्ट देख के, आपकी बिजनेस विंटेज देख के और आपका पुराना एक्सपीरियंस देख के, तो 20-15 करोड़ अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि कर लेंगे तो 15 करोड़ हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो 15 करोड़ के ऊपर 20% हमारा बनता है 3 करोड़ रुपए। तो आपको हम 5 करोड़ की लिमिट नहीं दे पाएंगे, आपकी जो 2.5 करोड़ रुपए की लिमिट है उसको टेक ओवर करके हम 3 करोड़ की कर देंगे। ठीक है, तो 3 करोड़ की ये कर दी। अब जो ये इन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, इस बिल्डिंग के लिए इन्होंने कोई डेट नहीं लिया था, कोई डेट नहीं लिया था, खुद के पैसे से ही सारी इन्वेस्टमेंट की थी और बुक्स में तो पैसा कम ही इन्वेस्ट किया था।
अब हमारे पास यूजली, आपने भी एक्सपीरियंस में अपने देखा होगा कि हमारे पास एक पॉलिसी होती है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया होता है उसके सैंक्शन से पहले, सैंक्शन डेट से पहले जो 6 मंथ्स तक के पुराने बिल होते हैं, 6 मंथ्स तक के ओल्ड बिल होते हैं, उनका जो एक्सपेंस है उसको रीइंबर्स कर सकते हैं हम, रीइंबर्स कर सकते हैं। तो हमने बोला कि सर आपकी बिल्डिंग का खर्चा आपने बुक्स में कितना दिखाया है, बिल्डिंग पे लगा तो ज़्यादा ही है, देखिए 8-10 करोड़। तो कहता कि जी बुक्स में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3.5-3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए शायद बोला था कि 3 करोड़ रुपए मैंने बिल्डिंग के अपनी बुक्स में दिखाए हैं। नहीं, 3 करोड़ नहीं बोला था, सॉरी, उसने बोला था अराउंड 2 CR, 2 करोड़ रुपए के करीब बोला था। हमने कहा जी ठीक है जी, 2 करोड़ रुपए आपने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किए और उसको अपनी उसमें दिखाया है फिक्स एसेट्स में, तो आपके ये 2 करोड़ के जो बिल हैं वो 6 महीने विदिन 6 मंथ्स ही रेज्ड हैं। तो उसने बोला हाँ, 2 करोड़ के बिल जो हैं वो मैंने 31/3/23 के बाद ही बुक करवाए हैं। तो विदिन 6 मंथ्स के जो बिल थे, हमने बोला कि सर आप लिमिट मत लीजिए, आपका जो ये 2 करोड़ रुपए का पक्के का खर्चा हुआ है इसको हम रीइंबर्स कर देंगे, इसका 75% हम रीइंबर्स कर देंगे, यानी कि 1.5 CR एज अ बिल्डिंग टर्म लोन, एज अ बिल्डिंग टर्म लोन फॉर 7 ईयर्स। देखिए आपको तो पैसा चाहिए ना, आपको पैसा तो मिल ही गया, आपका तो ये पैसा 2 करोड़ रुपए लग चुका था, आपका तो कोई इसके अंदर अंदर कोई लेना देना था नहीं, और आपको हम उसके ऊपर 75% 1.5 CR इन शेप ऑफ बिल्डिंग टर्म लोन एज इट इज रिलीज कर देते हैं। बस आप इन बिल्स को हमें सबमिट कर दीजिए 2 करोड़ रुपए के, तो 75% के हिसाब से आपको रीइंबर्स कर देते हैं, 1.5 करोड़ रुपए आपके CC अकाउंट में डाल देंगे, तो आप इसको यूज करते रहिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो ही चुका है, तो 7 ईयर्स का हम आपको टेन्योर दे देंगे। तो क्लाइंट इस चीज़ पे एग्री कर गया। तो हमने इसको 3 करोड़ प्लस 1.5 CR बिल्डिंग टर्म लोन, इसको टोटल 4.5 CR के अंदर क्लोज किया, और उसके अगेंस्ट हमारे पास 4.5 CR की SORP मॉर्गेज थी। तो हमने इस तरह से इस केस को बनाया। इसके अंदर बस हमें एक डेविएशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी से लेना पड़ा कि जो ये बिल्डिंग है इसके ऊपर जो बिल्डिंग टर्म लोन दे रहे हैं हम, तो ये बिल्डिंग का चार्ज नहीं है हमारे पास, ये बिल्डिंग हमारे पास मॉर्गेज तो नहीं हो रही ना, पर हमारे पास घर की प्रॉपर्टी थी, तो हमने इसका चार्ज वेवर का डेविएशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी से लिया और उसको अप्रूव करवाया केस को। क्लियर। लास्ट केस छोटा सा केस है। तो जो ये केस हमारे पास आया था ये लैप मॉडल में आया था, ये वर्किंग कैपिटल मॉडल में नहीं आया था, लैप मॉडल में आया था। लैप मॉडल समझते ना, इनकम बेस्ड में आया था, इनकम बेस्ड प्रोडक्ट में हमने किया था इसको, जो फॉयर कैलकुलेशन वगैरह बना के। तो क्लाइंट का जो काम था वो रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल का काम था, तो वो एक रिपीटेड फ्रेंचाइजी चलाता था, तो उस फ्रेंचाइजी के अंडर ही उसका रेस्टोरेंट था और बैंक्वेट हॉल था सेम ही बिल्डिंग में। तो 2 बैंक्वेट हॉल उसके थे, एक ग्राउंड फ्लोर से नहीं, मतलब एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक था थर्ड फ्लोर पे, एक था फर्स्ट फ्लोर पे, एक था थर्ड फ्लोर पे। 2 बैंक्वेट हॉल थे, दोनों अराउंड 100 से 150 पर्सन की कैपेसिटी वाले ग्राउंड फ्लोर बैंक्वेट हॉल थे उसके। ठीक है, जो रेस्टोरेंट था वो सेकंड फ्लोर पे था, सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट था, और अच्छी खासी सीटिंग वाला रेस्टोरेंट था, बढ़िया, फ्रेंचाइजी भी बढ़िया थी। तो वहाँ पे ड्रिंक्स का भी इंतज़ाम था, तो ड्रिंक्स जहाँ पे होती हैं तो हमने वहाँ पे लाइसेंस चेक ज़रूर करना होता है कि भाई आपको ड्रिंक्स सर्व करने का लाइसेंस आपके पास है या नहीं है। ऑब्वियसली रेप्यूटेड फ्रेंचाइजी थी तो लाइसेंस तो उनके पास होता ही है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी थी तो उनको रॉयल्टी ये 2% के हिसाब से शायद कुछ पे करता था, तो फ्रेंचाइजी के साथ रॉयल्टी एग्रीमेंट पूरा था। तो जब फ्रेंचाइजी वाला केस है तो उसकी एग्रीमेंट की कॉपी ज़रूर आप डॉक्यूमेंट कीजिए कि ये फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट कितने टाइम के लिए वैलिड है। तो केस में कंसर्न क्या था कि इनकम बेस्ड हमने प्रोडक्ट बना था, क्योंकि जो रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल की उसकी इनकम थी वो तो 2.5 करोड़ रुपए की रिसीट्स थी फाइनेंशियल्स में, 2.5 करोड़ की रिसीट्स थी, और उसको 5 करोड़ रुपए की फंडिंग की नहीं सॉरी 3 करोड़ की फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी, 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। वो 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट उसको अपने रेस्टोरेंट में फर्दर एडिशन मॉडिफिकेशन के लिए, एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा वगैरह चाहिए था 3 करोड़ रुपए। तो 3 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट था, पर उसको दूसरे वर्किंग कैपिटल मॉडल में तो कर नहीं सकते थे क्योंकि खाली 2.5 करोड़ रुपए की रिसीट्स हैं, तो लैप इनकम बेस्ड मॉडल में ही कर सकते थे। तो रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल की इनकम से तो हमारा कोई ज़्यादा काम बना नहीं, उससे तो हम सारा 70-80 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी पे पहुंच पाए। तो उसके बाद उसकी मेन जो इनकम थी वो रेंटल इनकम थी, जो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर तो ऑक्युपाइड था। ग्राउंड फ्लोर जो था उसका,
ग्राउंड फ्लोर जो था वो उसने 3 टेनेंट्स रखे हुए थे वहां पे। एक तो कोई मतलब पिज्ज़ा वाला था, एक कोई वेडिंग ड्रेस वाला था, एक जिम था। तो 3 लोगों को इसने टेनेंट के तौर पे रखा हुआ था, और उनसे इनको लगभग 4 लाख रुपए पर मंथ रेंट आ रहा था। 4 लाख रुपए पर मंथ रेंट आ रहा था इसको, यानी कि 48 लाख रुपीस जो था वो एनुअल रेंटल इनकम इसको यहां से आ रहा था। तो रेंटल इनकम इसको कंटिन्यूस आ रहा था, तो हमने इसका रेंटल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट किया। रेंटल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट किया तो रेंटल एग्रीमेंट में मतलब काफ़ी लंबे टेन्योर का रेंटल एग्रीमेंट पड़ा था उसका, तो वो सब कुछ उसके साथ चल रहा था। तो इसमें मेजर इशू और क्या था कि जो प्रमोटर था उसका बैकग्राउंड दुबई का था, तो वो दुबई से इंडिया आया था 10 साल पहले, तो 10 साल पहले आके ये सब तामझाम उसने शुरू किया था। उसकी एज 55 ईयर्स थी। उसने डिमांड किया था हमसे 15 साल का लोन। उसका जो एक ही बेटा था, वो बेटा जो था वो फॉरेन कंट्री में सेटल्ड था। उसकी जो वाइफ थी वो 48 ईयर्स की एज की थी। तो दोनों मियाँ बीवी जो थे वो गारंटर में आ रहे थे। तो हमने उसकी एज को देखते हुए कि 55 साल की एज है, 15 साल का लोन ले रहा है, तो जब तक लोन पूरा होगा तो ये तो 70 ईयर्स का हो जाएगा। 70 ईयर्स का होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा एज है, तो बेटा भी नहीं है, कोई लीगल हायर भी नहीं है स्ट्रक्चर में। तो हमने बोला कि आपकी वाइफ की एज 48 ईयर्स है, तो आप उसकी गारंटी दे रहे हो, तो हम आपको 15 साल का नहीं, हम आपको 10 साल का लोन देंगे। तो हमने अपना टेन्योर कम किया, तो हमारी एलिजिबिलिटी भी कम हो गई, क्योंकि पहले मतलब एलिजिबिलिटी हमारी पहले आ रही थी मतलब 3-3.5 करोड़ की लगभग, और तो ये 10 ईयर्स का करने के बाद हमारी 2.25-2.5 करोड़ के करीब अप्रॉक्सीमेटली एलिजिबिलिटी बन रही थी। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को, एज फैक्टर को इस तरह से रिजॉल्व किया। उसके बाद उसका प्रॉपर्टी का इशू क्या था कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी जो हमें ऑफर कर रहा था, यही वाली प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा था जिसमें ये 3 टेनेंट भी बैठे थे। तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आई थी 8.5 करोड़ रुपए। 8.5 करोड़ की वैल्यू थी, और उसमें 3 टेनेंट थे। 3 टेनेंट्स में से तीनों टेनेंट के साथ जो रेंटल एग्रीमेंट था, आपको जानते ही है ना कि जो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर छुड़वानी हो वो प्रॉपर्टी बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर डिफॉल्ट हो जाए, क्योंकि वो टेनेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टी छोड़ते नहीं है। तो हमें ये जरूरी होता है कि टेनेंट्स के पास वेकेशन क्लॉज हम उनसे लें कि भाई कि वो प्रॉपर्टी को जब नोटिस दिया जाएगा तो वो छोड़ देंगे प्रॉपर्टी को, या एग्रीमेंट में ये लिखा हो रेंटल एग्रीमेंट में, या वो जो टेनेंट है वो हमें अपना सेपरेट एनओसी दें। और हाँ, जब भी ये रेंटल इनकम आप साथ में एडजस्ट करें तो रेंटल एग्रीमेंट के साथ बैंक स्टेटमेंट्स में जो रेंट आ रहे हैं, जो ये रेंट आ रहे हैं, इनको वेट जरूर करें। तो वो हमने भी वेट किया था। तो यहाँ पे 2 जो लोग थे इसके, वो तो टेनेंट पुराने थे, 2 टेनेंट तो इसके पुराने थे, उनके साथ तो एग्रीमेंट ओके था, वेकेशन क्लॉज भी था। पर जो एक टेनेंट था ना, जो ये रेस्टोरेंट वाला, ये नहीं रेस्टोरेंट वाला नहीं, ये वेडिंग ड्रेस वाला, ये नया टेनेंट इसके पास 2-3 महीने पहले ही ऑन बोर्ड हुआ था। इसके साथ जो एग्रीमेंट था, इसके अंदर 2 साल का 2 ईयर्स का लॉक इन पीरियड भी था। 2 साल का लॉक इन पीरियड के मुताबिक ये होता है कि 2 साल तक हमारा बोरोवर इस बंदे को अपनी प्रेमिसेस से निकाल नहीं सकता, इससे जो जगह छुड़वा नहीं सकता, 2 साल के बाद छुड़वा सकता है। और उसके बाद वेकेशन क्लॉज था। ठीक है, तो 2 साल के लॉक इन पीरियड की वजह से हम थोड़ा लीगली फंस गए इस चीज में कि भाई 2 साल का लॉक इन अगर कल को खराब हो गया तो कुछ हो गया तो क्या करें। तो फिर हमने पहले तो लीगल क्लैरिफिकेशन लिया इस चीज का। लीगल क्लैरिफिकेशन लेने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू आई थी वो 8.5 करोड़ की वैल्यू आई थी। हमने बोला कि ग्राउंड फ्लोर का एक छोटा सा हिस्सा इसने ऑक्युपाइड किया हुआ है, हम अपने पर्पस के लिए मान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी वैल्यू खाली 5 करोड़ रुपए की है। हम 3.5 करोड़ रुपए की वैल्यू उड़ा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो हमने 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू को कंसीडर किया अपने लोन पर्पस के लिए, और 5 करोड़ की वैल्यू के ऊपर हमने 2.5 ईयर का लोन फाइनलाइज किया 10 साल के टेन्योर के लिए, 10 साल के टेन्योर के लिए। तो 50% एलटीवी के ऊपर, चाहे प्रॉपर्टी वैल्यू 8.5 करोड़ की थी, हमारा एलटीवी कंफर्ट ज्यादा था, तो हमने सैंक्शन अथॉरिटी को ये डिविजन हाईलाइट करके एक लीगल से क्लियरेंस लेके फिर इस केस को ओके किया। आई होप आपने इस चीज को एंजॉय किया होगा। कुछ और क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।